जब दुनिया सो रही थी, अमेरिका जाग रहा था और एक ऐसे फैसले के साथ जो शायद पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दे। 22 जून की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स नतांज, अस्फहान और फोर्डो इन पर बंकर बस्टर बमों से हमले का आदेश दिया। कम से कम हमारे हाथ लगे सूत्र तो यही बता रहे हैं। आज हम इसी हालिया अमेरिकी ईरानी टकराव की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या थी, इजराइल का रोल क्या रहा इसमें, और हाँ, दुनिया भर में इसके असर क्या हो सकते हैं। मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं वो सामने लाएं। ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं लगता। सूत्रों का जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि ये एक ऐसा कदम है जिसने मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ला दिया है। और एक अंदाजा ये भी है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शायद 10 साल पीछे चला गया है। तो सवाल ये उठता है, और ये हमारे स्रोतों में बार बार पूछा भी गया है, कि ट्रंप जो खुद को शांति दूत जैसा दिखाते थे, वो अचानक युद्ध के इतने करीब कैसे पहुंच गए? क्या हुआ? हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम उन वजहों को देखते हैं जो स्रोत बता रहे हैं। एक जो मुख्य बात उभर कर आ रही है वो है इजरायली दबाव। एक सूत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि नेतन्याहू का मैसेज एकदम साफ था, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन एक और एंगल जो स्रोत सामने रख रहे हैं वो ट्रंप की अपनी चिंता भी हो सकती है। ऐसा लगता है शायद उन्हें डर था कि अगर इजराइल अकेले ही ये कर देता तो सारा क्रेडिट, आप समझ रही हैं, नेतन्याहू ले जाते और ट्रंप इस पूरी कहानी में कहीं पीछे रह जाते। हाँ, ये क्रेडिट वाली बात तो कई जगह दिख रही है। और हमले का जो तरीका था उस पर भी गौर करना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। ये वही प्लेन हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते और जमीन के बहुत नीचे बने बंकरों को भी निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और खासतौर पे नतांज और फोर्डो जैसी साइट्स, जिनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत महफूज हैं, अंडरग्राउंड हैं, और जहां हाई लेवल का यूरेनियम एनरिचमेंट होता था, उन्हें टारगेट किया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी सोची समझी थी। लेकिन अब ईरान ने जो जवाब दिया है उस पर भी ध्यान देना होगा। जैसा कि खैर उम्मीद थी, ईरान चुप तो नहीं बैठा। स्रोतों के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये शायद उनकी पिछली कार्रवाइयों का ही हिस्सा लगता है। इसके तहत कथित तौर पर इजराइल पर मिसाइलें दागी गईं और बात यहीं रुकी नहीं है। सही कहा। ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हुती हैं, उनको भी एक्टिवेट करने की खबरें आ रही हैं। इससे खतरा यह है कि लड़ाई का दायरा और फैल सकता है। और एक चिंता जो लगभग हर सूत्र में जाहिर की गई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई का मसला। अगर ईरान वहां कोई रुकावट डालता है तो भारत जैसे देश जो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए बहुत हद तक खाड़ी पर निर्भर हैं, उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें एकदम से बढ़ सकती हैं। और यहीं पर वो एक बुनियादी सवाल उठता है जिसे कई एनालिस्ट उठा रहे हैं कि ये लड़ाई असल में अमेरिका की अपनी है या ये इजराइल की लड़ाई थी जिसे अमेरिका ने एक तरह से आगे बढ़ाया। स्रोत इस पर थोड़े बंटे हुए लगते हैं। कुछ मानते हैं कि ट्रंप पूरी तरह इजरायली असर में थे, जबकि दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये अमेरिका के अपने स्ट्रैटेजिक हितों में भी था। क्या ट्रंप आज़ादी से फैसला ले रहे थे? ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। और इसी बीच कुछ सूत्रों में पाकिस्तान के रोल पर भी सवाल उठे हैं। ऐसा दावा है कि अमेरिकी हमलों के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ। ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ वक्त पहले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। तो ये जो विरोधाभास है ये भी गौर करने लायक है, जैसा एक लेख में इशारा किया गया है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े फ्रेम में देखें तो भारत जैसी जो रीजनल पावर्स हैं उनकी चिंताएं तो स्वाभाविक है। तेल की कीमतें, ग्लोबल ट्रेड रूट्स और सबसे डराने वाला सवाल, क्या ये किसी बड़े टकराव, कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम तो नहीं? इससे रीजन में शिया सुन्नी तनाव कितना बढ़ेगा, खाड़ी के अरब देश किधर जाएंगे? ये सब बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। इनके जवाब तो खैर आगे ही मिलेंगे, पर स्रोत इन सवालों को जोर शोर से उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप की इमेज पर इसका क्या असर पड़ा है? जो शख्स शांति समझौतों का क्रेडिट लेता था, अब उसे एक तरह से युद्ध शुरू करने वाले नेता के तौर पर देखा जा रहा है। क्या वो नोबेल प्राइज की उम्मीदें अब खत्म हो गई, या जैसा कि कुछ सपोर्टर्स कह सकते हैं, क्या इतिहास उन्हें एक डिसाइसिव और साहसी लीडर मानेगा जिसने ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोक दिया? दोनों तरह की राय मिल रही है स्रोतों में। संक्षेप में कहें तो यह हमला अमेरिका के इरादों का एक साफ मैसेज तो था, लेकिन ये भी उतना ही साफ है कि ईरान इसे बिना चुनौती दिए मानने वाला नहीं है।
सिचुएशन अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल, और हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं जो कई स्रोत पूछ रहे हैं। क्या ये जो तनाव बढ़ा है, ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है, या अभी भी डिप्लोमेसी और क्या कहते हैं शांति के लिए कोई गुंजाइश बची है? और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कदम उठाए जाते हैं और एक बड़े संघर्ष का जो जोखिम होता है, इसके बीच की लाइन कितनी पतली होती है। क्या निवारण मतलब डिटरेंस और तनाव बढ़ाना एस्केलेशन, इसमें फर्क हमेशा साफ होता है? ये सवाल शायद इन घटनाओं के बाद और भी जरूरी हो गया है।